नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रणवीर सिंह। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन होती क्या है, ये किन किन लोगों में ज्यादा कॉमन है और इसके होने के क्या क्या कारण हैं, इसके स्लिप डिस्क होने से आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, यानी कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसकी कंप्लीट ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी, कब आपको मेडिसिन या फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट करना है और कब आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन या स्पाइन सर्जन से कंसल्ट करना है, ताकि वो डिसाइड कर पाए कि कहीं आपको सर्जरी की जरूरत तो नहीं है। अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन की प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है, कब कब आपको फिजियोथेरेपी करनी है, कब आपको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। इसको हम कंप्लीट इस वीडियो में सारा डिस्कस करेंगे। जो हमारा स्पाइन होता है वो टोटल 24 बोन से बना होता है, जिसको हम वर्टिब्रेस कहते हैं। हर दो वर्टिब्रे के बीच में एक थोड़ा सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है जिसको डिस्क कहा जाता है। डिस्क एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है ताकि जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स और हमारे जो बोन्स के ऊपर प्रेशर कम आए। लेकिन एज के साथ या कुछ ऐसी एक्टिविटीज करने के साथ जो हमारी जो डिस्क है उसमें थोड़ा डैमेज हो जाता है और उसमें थोड़ा वो प्रोट्रूड हो जाती है, यानी कि थोड़ा बल्ज हो जाती है। डिस्क हर्निएशन या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम पूरे स्पाइन में कहीं भी आ सकती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा कॉमन हमारे लोअर स्पाइन में होती है, जिसको हम लंबर डिस्क प्रोलैप्स या लंबर डिस्क हर्निएशन कहते हैं। दोस्तों, जो हमारी डिस्क होती है वो एक थोड़ा सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है। ये दो चीजों को मिला के बनता है। इसमें जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, जिसको हम एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं, और जो अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है वो सॉफ्ट जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं। तो डिस्क हर्निएशन में क्या होता है कि जो बाहर वाला जो फाइब्रस स्ट्रक्चर है जिसको हम एनुलस कहते हैं वो धीरे धीरे डीजनरेट यानी कि खराब होने लगता है। उसमें जो रिंग्स होते हैं वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं और फिर अचानक से एक ऐसी स्टेज आती है कि अंदर वाला जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है वो बल्ज होके बाहर की तरफ आ जाता है और वो हमारी नर्व्स के ऊपर प्रेस करता है, जिसकी वजह से हमें जो शियाटिका नर्व पेन, हमारी लेग्स थाइज में पेन शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, उससे मुझे एनकरेजमेंट मिलती है ताकि मैं और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव और अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाऊं। डिस्क हर्निएशन या डिस्क बल्ज के रिस्क फैक्टर कौन कौन से है, यानी कि ये किन लोगों में कॉमनली हो सकता है। सबसे पहला तो ये आदमी में बहुत ज्यादा कॉमन है इन कंपैरिजन टू अर्बन। औरतों में देखें तो 20 से 50 साल की उम्र के लोग जो आदमी हैं उनमें जो डिस्क हर्निएशन बहुत ही कॉमन होती है, क्योंकि ज्यादातर जो आदमी है वो फिजिकल वर्क, हैवी वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसकी वजह से डिस्क जो बल्ज है होने के चांसेस आदमी में ज्यादा रहते हैं। दूसरा इसका कारण है, अगर आप हैवी लिफ्टिंग जो रिपीटेडली करते हैं जिसमें आपकी बैक आगे को बेंड होके आपको काम करना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी जो डिस्क बल्ज डिस्क हर्निएशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तीसरे नंबर पर अगर आपका वेट ज्यादा है, BMI आपका ज्यादा है, तो उसकी वजह से जो स्पाइन और डिस्क के ऊपर प्रेशर पड़ता है तब भी जो डिस्क बल्ज होने के चांसेस काफी रहते हैं। चौथे नंबर पर अगर आप ऐसी कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं जिससे आपकी जो स्पाइन को आपको ट्विस्ट करना पड़ता है या बेंड करना पड़ता है, तो आप में डिस्क बल्ज होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। अगर आप लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं तब भी आपका जो पोस्चर है एक फ्लेक्स पोस्चर यानी कि आगे को झुका हुआ पोस्चर रहता है, तो इसमें भी स्लिप डिस्क होने के चांसेस काफी रहते हैं। प्रोलॉन्ग सिटिंग वाले लोगों में, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो काफी लंबा टाइम बैठकर ही काम करते हैं, मूवमेंट उनकी बहुत कम है, उन लोगों में भी स्लिप डिस्क होने के चांसेस काफी रहते हैं। और लास्ट में अगर आप स्मोकर हैं तो आप में बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपको स्लिप डिस्क, शियाटिका जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, क्योंकि स्मोकिंग से जो ब्लड सप्लाई है हमारे स्पाइन और डिस्क के अराउंड वो बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो डीजनरेट यानी कि खराब होने लगती है और आपका जो डिस्क बल्ज हो जाता है। स्लिप डिस्क या डिस्क बल्ज में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम है वो है आपकी लोअर बैक पेन। लोअर बैक पेन आपको क्यों होती है, क्योंकि जो डिस्क के अराउंड जो फाइब्रस हार्ड वाला स्ट्रक्चर है, एनुलस फाइब्रोसिस है, उसमें नर्वस जो एंडिंग्स होती हैं, यानी कि वो नर्वस सप्लाई उसकी अच्छी होती है। तो जब भी आपके एनुलस फाइब्रोसिस में एक ब्रेक आता है, उसका एक फाइबर टूटता है, यानी कि एक रिंग उसका टूटता है, तो उससे आपको बहुत ही फास्ट तेज दर्द महसूस होता है लोअर बैक पेन में। धीरे धीरे क्या होता है कि उसके जो सराउंडिंग में जो जितनी भी मोटाई है वो धीरे धीरे करके टूटने लगती है, और लास्ट में क्या होता है कि जो डिस्क है अंदर वाला जो सॉफ्ट पार्ट है वो बल्ज हो जाता है और आपकी नर्व को प्रेस करने लगता है। उससे क्या होता है, उसका आपको शियाटिका की प्रॉब्लम होती है। शियाटिका में क्या होता है,
आपकी लोअर बैक पेन, हिप्स, थाइज, लेग और इवन फुट तक भी आपको दर्द जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन के कितना सीवियर प्रेशर नर्व के ऊपर आया हुआ है। तीसरे नंबर पर अगर नर्व पे प्रेशर काफी ज्यादा है और उसकी वजह से आपको नंबनेस यानी कि सूनापन आपकी टांग में या पैरों में महसूस हो सकता है। जिस भी एरिया की नर्व प्रेस हुई है, अगर वो थाई को आपके सप्लाई करती है तो आपको थाई में सूनापन महसूस हो सकता है, लेग में हो सकता है, फुट में हो सकता है। उस एरिया पे डिपेंड करता है जिसपे जो आपका प्रेशर आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आपको, अगर आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी जो टांग है वीक होनी शुरू हो जाती है, यानी कि नर्व आपकी डैमेज हो रही है। उसकी वजह से आपकी जो नर्व सप्लाई जो डैमेज होने की वजह से आपकी जो लेग वीक होती है, फुट वीक हो सकता है, तो वो एक सीरियस स्टेज होने मतलब शुरू हो जाती है। और लास्ट स्टेज बहुत ही सीवियर स्टेज जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपकी जो लैट्रिन और बाथरूम के ऊपर आपका कंट्रोल है वो आपका छूटने लगता है, आपको पता नहीं चलता कि आपको वॉशरूम आया हुआ है। तो वो एक सर्जिकल इमरजेंसी है, उसमें आपको सर्जिकल इंटरवेंशन जल्द करानी पड़ेगी, क्योंकि नर्व के ऊपर प्रेशर नहीं हटाया गया तो आपकी नर्व परमानेंटली डैमेज हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके एक वीडियो लाइक करने से मुझे इंकरेजमेंट मिलती है और मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी आपके लिए लेके आऊंगा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको लो बैक पेन या सियाटिका की प्रॉब्लम है, तो वो कुछ टेस्ट करते हैं जिसमें आपकी लेग को मूव करके देखते हैं कि किस पॉइंट पे आपको ज़्यादा दर्द हो रही है। उससे उनको आइडिया लगता है कि आपके किस एरिया की नर्व प्रेस हो रही है। आपका SLR टेस्ट करके देखते हैं, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट, जिसमें आपकी टांग को सीधा ऊपर उठाया जाता है, घुटने से बिल्कुल सीधा रखे। उससे भी आइडिया लगता है कि आपको डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन है कि नहीं। इनके बाद आपका एक्सरे करवाया जाता है। एक्सरे की फाइंडिंग्स में भी पता चल जाता है अगर आपके स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन कई बहुत सारे केसेस में डिस्क बल्ज में, जो एक्यूट डिस्क बल्ज होता है, उसमें एक्सरे में कोई फाइंडिंग नहीं होती, तो उसके लिए हमें MRI करवानी पड़ती है। MRI में सारा जो स्टेज बाई स्टेज बता देते हैं कि कहाँ पे आपकी डिस्क बल्ज है, कौन सी स्टेज में है और आपकी किस नर्व के ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ स्टेजेस ऑफ डिस्क बल्ज के ऊपर, डिस्क हर्निएशन के ऊपर बनाऊंगा। तो इस चैनल को नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो में डालूं तो आपको तुरंत उसका पता चले। अब हम बात करते हैं स्लिप डिस्क एंड डिस्क हर्निएशन के ट्रीटमेंट के बारे में। जो डिस्क हर्निएशन स्लिप डिस्क एक बार हो जाती है तो उसकी जो इम्प्रूवमेंट, जो धीरे धीरे रिकवरी होती रहती है। 3 से 4 महीनों में ज्यादातर पेशेंट्स को पेन से कंप्लीट रिलीफ मिल जाता है। रिकवरी के दौरान हो सकता है कि कभी कभी आपकी दर्द बीच में ज्यादा हो जाए, फिर आपको थोड़ा टाइम मेडिकेशंस लेनी पड़े। तो सबसे पहला जो हमें काम करना है अगर हमारे स्लिप डिस्क और डिस्क हर्निएशन है, वो है रेस्ट हमें 2 से 3 दिन बिल्कुल बेड रेस्ट करनी है, ताकि जो हमारी जो डिस्क बल्ज हुई है वो हमारी मूवमेंट से वो कहीं और ना बढ़ जाए और हमारी नर्व के ऊपर जो सोजिश या इन्फ्लेमेशन आई है उसके बढ़ने के चांसेस ना रहें। तो रेस्ट के दौरान हमें 3 चीजें जो हैं जो अवॉइड करनी है। एक तो अग्रेसिव मूवमेंट हमें नहीं करनी है, कोई प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग नहीं करनी, लंबा टाइम बैठे नहीं रहना है। कोशिश कीजिए कि आप एक हार्ड बेड के, फर्म मैट्रेस वाले बेड के ऊपर आप लेट के रहें, सीधे लेटें। और हमें कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे हमें आगे को बेंड होके कोई काम या वेट उठाना पड़े। रेस्ट के साथ साथ आपको कुछ मेडिकेशन लेनी है, जिसको हम पेन किलर मेडिसिन ओवर द काउंटर जो हमें मिल जाती हैं वो मेडिसिन आप ले सकते हैं, जिसमें डिक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक जैसी मेडिसिन हैं वो आप ले सकते हैं। साथ में एक मसल रिलैक्सेंट भी आप इसमें ले सकते हैं, ताकि आपके जो मसल्स के ऊपर खिंचाव आ जाता है डिस्क बल्ज के कारण, उस पर आपको थोड़ा रिलीफ मिल पाए। 2 से 3 दिन में आपकी जो बहुत ज्यादा दर्द है वो थोड़ा थोड़ा कम होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद में हमें फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज शुरू करनी है। डिस्क बल्ज या सियाटिका के ऊपर फिजिकल थेरेपी में जो एक्सरसाइज करनी होती है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी बहुत ही हेल्प करती है जो हमारा डिस्क बल्ज हो गया है उसको वापस अपनी जगह पे सेट करने में, यानी कि डिस्क बल्ज को कम करके अपनी जगह उसको वापस रिलोकेट करने में काफी हेल्प करती है। तो फिजियोथेरेपी पे आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। अगर आपको मेडिसिन, फिजियोथेरेपी या रेस्ट से प्रॉपर आराम नहीं मिल रहा है तो आपको एपिड्यूरल इंजेक्शन भी लेना पड़ सकता है। एपिड्यूरल इंजेक्शन में क्या होता है, एक स्टीरॉयड इंजेक्शन आपके जो स्पाइन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, ताकि जो आपके जो डिस्क बल्ज हुआ है उसके ऊपर जब इंजेक्ट होगा तो एक तो उसकी इन्फ्लेमेशन कम होगी, आपकी नर्व के ऊपर जो इन्फ्लेमेशन या सोजिश आई वो भी कम होगी, और स्टीरॉयड से जो डिस्क बल्ज बहुत ज्यादा बाहर का आया है वो धीरे धीरे अब्जॉर्ब होना भी शुरू हो जाता है। तो लास्ट में अब सर्जिकल इंटरवेंशन कब करनी है, उसकी 3 इंडिकेशन है। अगर आपके जो पेन है बहुत ज्यादा सीवियर हो रही है, आपके जो मसल्स हैं वो वीक हो रहे हैं,
और तीसरे नंबर पर अगर आपको यूरिन या लैट्रिन जाने में आपको पता नहीं चल रहा है, आपका कंट्रोल लूज हो रहा है, तो वो बहुत अक्यूट इंडिकेशन है कि आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। उसके लिए आप जो अपने एरिया में किसी स्पाइन सर्जन या ऑर्थोपेडिक सर्जन जो स्पाइन का काम करते हैं उनको आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आपको जो तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और जैसे कि मैंने बताया कि नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो स्टेजेस ऑफ डिस्क बल्ज, जो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और कौन कौन सी स्टेज में क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।